नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कहां शिफ्ट होगी औरंगजेब की कब्र, औरंगजेब की कब्र पर क्या बोले अबू आजमी, कैसे एनआईए ने नागपुर हिंसा के खुले राज, आदित्य ठाकरे पर क्या है नीतीश राणे का दावा और एजुकेशन पॉलिसी पर क्यों मचा है घमासान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। औरंगजेब की कब्र पर मचा तगड़ा बवाल, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, कब्र जल्द होगी शिफ्ट। औरंगजेब की कब्र हटाने पर सपा नेता अबू आजमी का बड़ा बयान, बोले क्या मरे हुए आदमी की कब्र खोदने से देश में तरक्की होगी। नागपुर हिंसा में एनआईए की एंट्री, आरोपियों ने उगले सारे राज, मदरसे में जुटे थे 2000 लोग। नीतीश राणे का बड़ा दावा, उद्धव ठाकरे ने नारायण राणे को फोन करके कहा था मेरे बेटे को बचाओ, आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी तय। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर महाराष्ट्र में बवाल, बीजेपी बोली मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, कांग्रेस ने किया विरोध। खबरों में सबसे पहले बात औरंगजेब की कब्र की। औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर एक्शन शुरू हो चुका है। जल्द ही कब्र को शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे महाराष्ट्र में उसका नामो निशान खत्म हो जाए। इसको लेकर फडणवीस सरकार ने जरूरी कानूनी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। विधानसभा में इसको लेकर सीएम फडणवीस ने बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब को महाराष्ट्र में नहीं रहने दिया जाएगा। वहीं इस बीच औरंगजेब की कब्र का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट में शुक्रवार को एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में मांग की गई है कि औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय स्मारक नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कब्र को राष्ट्रीय स्मारकों की लिस्ट से हटाने का निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि ये एएसआई अधिनियम 1958 की धारा 3 के मुताबिक नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट में ये याचिका केतन तिरोडकर की तरफ से दाखिल की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत दूसरे हिंदू संगठनों के विरोध के बाद छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है। कब्र की सुरक्षा के लिए टीन शेड लगाए गए, इसके साथ वहां पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। महाराष्ट्र में औरंगजेब का मामला काफी दिनों से गूंज रहा है। 17 मार्च को नागपुर हिंसा भी औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद भड़की थी। आपको बता दें कि इस्लामी परंपराओं के मुताबिक कब्र को पक्का नहीं बनाना चाहिए, उस पर कोई बड़ा मकबरा या गुंबद भी नहीं होना चाहिए। कब्र पर बारिश और सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए। बाबर और औरंगजेब जैसे शासकों की कब्रें इस सादगी की मिसाल हैं, जबकि हुमायूं का मकबरा और ताजमहल जैसी भव्य इमारतें इस्लामी परंपरा से अलग मानी जाती हैं। शरीयत के मुताबिक कब्र का स्थायी निशान नहीं रहना चाहिए ताकि जमीन का दोबारा इस्तेमाल हो सके। लेकिन क्या ऐतिहासिक महत्व रखने वाली इस कब्र को मिटाना सही होगा? यही सवाल अब सियासी और धार्मिक बहस का मुद्दा बन गया है। क्या औरंगजेब की कब्र का वजूद रहना चाहिए या इसे हटा देना चाहिए? ये बहस फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन ये साफ है कि फडणवीस सरकार इस कब्र को महाराष्ट्र से बाहर करने जा रही है और इस कब्र को खोदने की तैयारी भी की जा रही है। इसलिए अभी फिलहाल उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई है कि किसी भी तरह की हिंसा ना भड़के। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी के बयान के बाद से हंगामा बरपा हुआ है। बेशक उन्होंने औरंगजेब को महान बताने के बाद माफी मांग ली थी, लेकिन इसके बाद औरंगजेब की कब्र हटाने और नागपुर पर अब एक बार फिर अबू आजमी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मरे हुए आदमी की कब्र खोदकर इस देश में तरक्की होगी। अबू आजमी ने यह भी कहा कि मरे हुए आदमी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं। मैंने शिवाजी और संभाजी महाराज का अपमान कभी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे निलंबित कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर अबू आजमी ने औरंगजेब की कब्र पर जो सवाल उठाया है, उससे बवाल खड़ा हो सकता है और उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन हो सकता है। पहले औरंगजेब की तारीफ की, अब उसकी कब्र का बचाव कर रहे हैं, जिससे अबू आजमी फिर से यहाँ पर विवादों में फंस गए हैं। क्योंकि औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए ही वीएचपी ने 17 मार्च को नागपुर में विरोध प्रदर्शन किया था। इसी दौरान औरंगजेब का पुतला भी जलाया गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। उग्र भीड़ ने पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी। दंगाइयों ने घरों पर पथराव किया और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस पर भी हमला किया गया। डीसीपी निकेतन पर कुल्हाड़ी से वार किया गया।
भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया गया। इसे इलाके में कर्फ्यू लगाकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। औरंगजेब का निधन अहमदनगर में हुआ था, अब इसका नाम अहिल्या नगर कर दिया गया। इसके पीछे ऐतिहासिक और धार्मिक कारण है कि उसका मकबरा औरंगाबाद जिले के 4 दीवारी वाले शहर खुलदाबाद में है। ये कब्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के संरक्षण में है। ASI इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक मानता है, इसलिए इसका रखरखाव केंद्र सरकार करती है। ये फैसला भी कांग्रेस सरकार के टाइम पर लिया गया था। महाराष्ट्र सरकार के पास इसे हटाने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो कानूनी दांवपेच है उसको लेकर फडणवीस सरकार जो है लगातार चर्चा कर रही है और मीटिंग पर मीटिंग जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नागपुर हिंसा में अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की एंट्री हो चुकी है। NIA के अधिकारियों ने छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र का दौरा किया और वहां के पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर शुरुआती जानकारी जुटाई है। NIA के मुताबिक अधिकारियों ने औरंगजेब की कब्र और उसके आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वहां के सीनियर पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात कर हिंसाग्रस्त इलाके की स्थिति का जायजा लिया। बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आने के बाद NIA इस मामले में जल्द ही केस दर्ज कर जांच शुरू करेगी। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि नागपुर हिंसा की शुरुआत हंसापुरी के पास स्थित शिवाजी के पुतले के नजदीक मस्जिद में हुई थी। इस मस्जिद में मुस्लिम दंगाइयों की एक बैठक भी हुई थी, जिसमें करीब 150 से 2000 लोग इकट्ठा हुए थे। इन लोगों ने बाद में 500 से 600 की संख्या में समूह बनाकर अलग अलग इलाकों में हिंसा की शुरुआत की। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ एक अहम CCTV फुटेज लगी है, जिसमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि किस तरह सैकड़ों लोग बाइक पर सवार होकर हंसापुरी चौक और मस्जिद के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। इन लोगों के पास रुमाल या गमछा था। CCTV में कई लोग मुंह पर मास्क लगाए हुए भी नजर आ रहे हैं ताकि उनका चेहरा पहचानने में न आए, लेकिन फिर भी कुछ आरोपियों के चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ गाड़ियों के नंबर प्लेट भी CCTV में कैद हुए हैं। वहीं इस पूरी घटनाक्रम को और भी ज्यादा संगठित और स्थानीय MDP पार्टी के जिला अध्यक्ष फहीम का हाथ भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि फहीम ने इन दंगाइयों को उकसाया और हिंसा की योजना को बढ़ावा दिया, जिससे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि कई लोग फोन पर बातचीत कर रहे थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि इन दंगाइयों ने एक निश्चित योजना यानी एक साजिश के तहत भीड़ इकट्ठा की थी। CCTV फुटेज में इन दंगाइयों के चेहरों के हाव भाव भी ये साफ करते हैं कि उनकी मंशा क्या थी। इन लोगों ने पहले से ही पथराव और आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने की योजना बनाई थी। इन घटनाओं से ये साफ हो गया है कि यह हिंसा किसी अचानक घटना का नतीजा नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से संगठित और योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। पुलिस अब इन फुटेज का विश्लेषण करके आरोपियों की पहचान करने में और मामले में फौरन कार्रवाई करने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की गहरी जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और खबरों में अब बात आदित्य ठाकरे की मुश्किलों की। दिवंगत नेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मामले में नीतीश राणे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है, अगर उद्धव ठाकरे को लगता है कि हम सब राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं तो उन्होंने राणे साहब को फोन करके क्यों कहा इस मामले में मेरे बेटे को बचाओ। उन्होंने नारायण राणे को 2 बार फोन करके उनसे अपने बेटे को बचाने का अनुरोध किया था। दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस केस की CBI से नए सिरे से जांच कराने की मांग की और इसके साथ ही उन्होंने UBT विधायक आदित्य ठाकरे पर FIR दर्ज करने की मांग की है। सतीश सालियान की जान को खतरे का अंदेशा होने के चलते पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। उनके घर के बाहर कई पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सतीश सालियान ने अपनी याचिका में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि दिशा के साथ मारपीट और बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। उनका दावा है कि कुछ प्रभावशाली राजनीतिक लोगों ने इस मामले को दबाने की साजिश रची। 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे दुर्घटनावश मौत का मामला बताया था। हालांकि दिशा का परिवार आज भी इसे हत्या मानता है और न्याय की मांग कर रहा है। वहीं इस मामले में सियासत भी तेज है। बीजेपी विधायक अमित साटम ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में दिशा सालियान की मौत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आरोपियों को सजा दिलाने के लिए इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में दिशा की मौत को एक दुर्घटना करार दिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दिशा की मौत मलाड स्थित एक बहुमंजिला इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी, जिसे सुसाइड करार दिया गया। और खबरों के आखिर में बात एक और सियासी घमासान की। फडणवीस सरकार ने घोषणा की है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रदेश में CBI कैरिकुलम को लागू किया जाएगा। इसको लेकर अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है
उनका कहना है कि शिवाजी के शौर्य को बताने के लिए मुगलों के बारे में बताना पड़ेगा। कांग्रेस नेता नितिन राउत ने कहा, हमें महाराष्ट्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मंजूर नहीं है। सरकार एनईपी के जरिए इतिहास को बदलने और छिपाने की कोशिश कर रही है। शिवाजी के शौर्य को बताने के लिए मुगलों के बारे में बताना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के प्रसाद लाड ने पलटवार करते हुए कहा, हम मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे। मुस्लिम सुल्तान शहंशाह का इतिहास पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम महाराष्ट्र के बच्चों को भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीएसई करिकुलम को महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से इस नए करिकुलम को कक्षा 3 से 12वीं तक फेज वाइज लागू किया जाएगा। फिलहाल सीबीएसई बोर्ड के करिकुलम को आंशिक रूप से लागू करने का फैसला किया गया है और जो पूरा करिकुलम है उसे लागू करने के संदर्भ में विचार विमर्श चल रहा है। जल्द ही फैसला लिया जाएगा। सूबे के शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने गुरुवार को घोषणा की कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पैटर्न लागू किया जाएगा। मंत्री ने विधान परिषद को बताया कि शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा शासित स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।